गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। डिवाइड करने के पीछे मोटिव ये है कि इनको रिकॉर्ड करने के रूल्स अलग हैं। अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन को, ताकि आप ईयर के एंड में टाइम टू टाइम आप पता कर सकें प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन क्या है, कहाँ अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहा है, कहाँ से आपको इनकम हो रही है। तो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, आपने पढ़ा था, जो पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन माइट बी नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। रियल अकाउंट जो असेट से रिलेटेड होते हैं, असेट टेंजिबल भी हो सकती है जो दिखाई देती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस बताते हैं। तो ये लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट कौन से नेचर का है, राइट। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को। ऑनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में, आप उसे कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑनर एक पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब ऑनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कोई असेट या कोई वस्तु या कोई रुपए लेके जाता है, कैश विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल पर्पस, यानी कैश और असेट, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को, कि ऑनर ने कोई कैश निकाला है, कोई असेट निकाली है पर्सनल पर्पस के लिए। तो ड्राइंग्स भी ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। कैश पेड और कैश रिसीव। कैश पेड, कैश की बात कर रहा है, कैश गया है, कैश आया है। और कैश क्या है? असेट है, राइट। फिजिकल, टेंजिबल, जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो कैश एक असेट है। असेट एक रियल अकाउंट है। आप पढ़ चुके हैं कोई भी अकाउंट जो असेट से रिलेटेड हो। असेट टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है, ठीक है, वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। कमीशन पेड क्या है? एक्सपेंस है अपने लिए। ऐसा कोई भी अकाउंट जो एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस आपको बताए, उसे आप नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। कमीशन रिसीव, ये भी इनकम है। कमीशन रिसीव हुआ है तो ये इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ऐसा कोई भी अकाउंट जो इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस बताएगा, वो नॉमिनल अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट, परचेज क्या है? एक्सपेंस है, जो आप बेचने के लिए सामान खरीद रहे हैं फॉर डे टू डे पर्पस, वो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। सेल्स हमारे लिए इनकम है। जो सेल्स का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी जो सामान आपने खरीदा या बनाया, उसको बनाने में जो खर्चा आया और ख़रीदने पे जो खर्चा आया, प्लस उसमें प्रॉफिट जोड़ा, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के टोटल को सेल्स बोलते हैं। इसकी इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि प्रॉफिट बताएगा। तो कोई भी अकाउंट जो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस बताए, वो नॉमिनल अकाउंट होगा। फर्नीचर क्या है? हमारे लिए असेट है, ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। आप पढ़ चुके हैं असेट का मीनिंग क्या होता है। असेट मीन्स एनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू यू, राइट। फ्यूचर में उससे कोई बेनिफिट होगा। इन्वेस्टमेंट तो आज करना होगा, पर फ्यूचर में कोई आपको बेनिफिट मिलेगा, तो उसे असेट बोलते हैं। तो फर्नीचर हमारे लिए असेट है। और असेट के अकाउंट कौन से नेचर के होंगे? रियल अकाउंट होंगे। कैश अकाउंट भी असेट है, तो रियल नेचर का अकाउंट है, राइट। बैंक अकाउंट, बैंक क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। आपने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स एनी पर्सन विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, या जो किसी कानून में रजिस्टर्ड होता है, ऐसे पर्सन को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जो इन द आई ऑफ लॉ उसे एक व्यक्ति का दर्जा देता है, पर्सन का दर्जा देता है। तो बैंक कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है? अगर आपको बैंक खोलना है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को कंप्लाई करना होगा, आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। तो बैंक किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, राइट। तो बैंक भी क्या है? और बैंक कंपनी है। अब हर बैंक अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाता है या प्राइवेट लिमिटेड लगाता है, राइट। तो बैंक एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, तो ये पर्सनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कैश क्रेडिट। कई लोग इसे सीसी लिमिट भी बोलते हैं, कैश क्रेडिट, कि आपके अकाउंट में तो पैसा नहीं है, पर बैंक आपको एक लिमिट दे देता है आपकी गुडविल के अकॉर्डिंग। जैसे आपके अकाउंट में तो 10 लाख का बैलेंस है, अभी 10 लाख रुपए हैं आपके अकाउंट में, आप 10 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं। पर आपने बैंक से सीसी लिमिट ले ली, कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ने कहा ठीक है, आप 20 लाख रुपए की हम आपको सीसी लिमिट देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस हो जाए, तब भी आप 20 लाख रुपए तक का पैसा खर्च कर सकते हैं बैंक के बिहाफ पर, बैंक से निकाल कर। तो इसे बोलते हैं कैश क्रेडिट लिमिट या बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, आप बैंक के पैसे से कोई खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का एग्जाम्पल है। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट का ही एग्जाम्पल है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल नेचर का अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन,
राइट। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं उन्हें डेटर्स बोला जाता है, राइट। इनसे हमें पैसा लेना है, तो ये भी पर्सन है, क्योंकि तो पर्सन को है, डेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनस को, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे आप उधार सामान खरीदते हैं, उन्हें हम कॉमन नाम देते हैं क्रेडिटर, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, तो इन सबको हमने कॉमन नाम दिया क्रेडिटर। जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, वो क्रेडिटर होते हैं, तो ये भी पर्सन है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर्सनस को, तो ये भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस बता रहे हैं, तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो, राइट। गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल असेट होती है। असेट टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल असेट मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसे आप टच कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या है? टेंजिबल असेट। और इंटेंजिबल असेट क्या होती हैं? ये रियल में राइट्स होते हैं, कोई अधिकार होते हैं, जिनका यूज़ करके आप फ्यूचर में कोई बेनिफिट जनरेट करते हैं। और दूसरे शब्दों में आप इन्हें बोल सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं कि हमारे पास कोई राइट है जो फ्यूचर में हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, गुडविल, तो ये इंटेंजिबल असेट है। तो ये असेट की बात कर रहे हैं, तो ये रियल अकाउंट है, राइट। पेटेंट भी असेट है। न्यू इन्वेंशन पेटेंट असेट है, तो ये भी रियल अकाउंट हुआ। सैलरी क्या है? एक्सपेंस जो आप एम्प्लॉय को देते हैं, तो सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी ऐसा अकाउंट जो इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस बताए, वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होगा, तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है बकाया सैलरी, यानी अभी तक आपने सैलरी नहीं दी, तो ये लाइबिलिटी है, एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस वो होता है जो आप पे कर चुके हैं, राइट। तो ये तो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी यहाँ पे आपको देनी है उस एम्प्लॉय को, तो ये अकाउंट उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिजनेस में, जिसको आपने अभी तक सैलरी का पेमेंट नहीं किया। तो ये कौन से नेचर का अकाउंट हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सैलरी नॉमिनल नेचर का होगा, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि ये उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आपने अभी तक सैलरी नहीं दी है, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? खर्चा। हमें प्रीमियम, अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो यू हैव टू पे प्रीमियम, आपको प्रीमियम देना होता है, राइट। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो ये भी कौन से नेचर का होगा बताइए जल्दी? ये नॉमिनल नेचर का होगा, राइट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस बताए, तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में ही पे कर दिया कोई खर्चा, मतलब आप इस साल का खर्चा नहीं है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, पर आपने एडवांस में ही पे कर दिया कोई एक्सपेंस, तो उसे बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये खर्चा नहीं है ना, ये तो असेट हो गया, क्योंकि अगर सामने वाला मुझे मना करता है सर्विस देने से नेक्स्ट ईयर, तो मैं अपने पैसे वापस मांगूंगा। तो कोई भी आप एडवांस में देते हैं किसी को, तो वो असेट हो गया आपके लिए पैसा, क्योंकि अगर वो नहीं देगा आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट, तो आपको उसे वो पैसा लौटाना पड़ेगा, राइट। तो ये असेट है। तो ये उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है अकाउंट, जैसे हमने एडवांस दिया है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, राइट। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है कि जब आप डेटर्स को उधार सामान बेचते हैं और जो डेटर अपना पैसा नहीं दे पाते हैं, वो भाग जाते हैं पैसा लेके या दिवालिया हो जाते हैं, तो जो पैसा हमारा डूब जाता है उस पैसे को बैड डेट्स बोलते हैं। और ये लॉस है हमारे लिए, तो लॉस कौन सी नेचर का अकाउंट होगा? नॉमिनल नेचर का, राइट। ऐसा कोई भी अकाउंट जो इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस बताएगा, वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होगा। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया, तो इनकम है, आपको फ़ायदा हो गया, पहले तो डूब गया था, अब डूबा हुआ पैसा अगर आपको वापस मिला है तो ये आपके लिए इनकम है, राइट। तो ये कौन से नेचर का अकाउंट होगा? नॉमिनल। ऐसा कोई भी अकाउंट जो इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस बताएगा, वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होगा। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है आपने छूट दी, यानी अगर आप 100 की चीज़ थी तो आपने 90 रुपीज़ में बेची, तो 10 रुपये क्या दिया आपने? डिस्काउंट दिया कस्टमर को, तो डिस्काउंट आपके लिए तो लॉस है, 10 रुपये कम मिल रहे हैं, राइट। तो ये लॉस बता रहा है, तो कौन से नेचर का होगा? नॉमिनल। एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस आर नॉमिनल नेचर अकाउंट। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जब आप कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल खोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। आपको परमिशन लेनी पड़ती है लॉ की, तभी आप कोई कंपनी, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल या ट्रस्ट खोल सकते हैं। तो ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, राइट। तो ये कौन सी नेचर का अकाउंट हुआ? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, जो किसी ना किसी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो उस अकाउंट को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
राजस्थान स्टेट बोर्ड, तो ये भी कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड से परमिशन लेके आपने कोई खोला है, राइट। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये कहीं ना कहीं किसी लॉ से गवर्न होते हैं या किसी लॉ में रजिस्टर्ड होते हैं। तो ऐसे अकाउंट को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जो किसी लॉ में रजिस्टर्ड हैं, किसी कानून से गवर्न होते हैं, उन पर कोई एक्ट अप्लाई हो रहा होता है, तो उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट हमारे लिए क्या है? असेट है मशीन, तो राइट, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगी, एक वैल्यूबल रिसोर्सेज है। असेट का मतलब क्या होता है? एक वैल्यूबल रिसोर्स, एक कीमती रिसोर्स जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, यानी मॉनेटरी बेनिफिट आपको देता है, तो ऐसे रिसोर्स को आप असेट बोलते हैं, राइट। तो असेट तो रियल अकाउंट होगा क्योंकि ये असेट है। आप पढ़ चुके हैं, कोई भी असेट चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, वो रियल अकाउंट होती है। स्टॉक अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, स्टॉक और इन्वेंट्री, ठीक है, में क्या फ़र्क है तो पहले से समझते हैं। परचेज, परचेज तो आप समझते हैं, जो सामान आप डे टू डे पर्पज़ के लिए ख़रीद रहे हैं बेचने के लिए, या उसे कुछ बनाएंगे और फिर बेचेंगे, तो वो परचेज होता है, राइट। परचेज, अगर ईयर एंड में जो सामान बच जाता है, परचेज तो नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि खर्चा बताता है, पर 31 मार्च को जब आप अपनी बुक्स क्लोज करेंगे, तो जो स्टॉक नहीं बिक पाता है, जो गुड्स नहीं बिक पाता है, ठीक है, गुड्स को ही परचेज बोलते हैं। गुड्स मतलब जो डे टू डे के लिए सामान आप खरीदते हैं उसे गुड्स बोलते हैं, और हम इन्हें इसे बुक्स में नाम देते हैं परचेज। जैसे आपने 10 करोड़ का सामान खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, इसमें से 1 करोड़ का बच गया 31 मार्च को, जब आपके अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, जब आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 करोड़ का सामान बच गया, तो आपका एक्चुअल में खर्चा 9 करोड़ ही माना जाएगा। तो 1 करोड़ का तो बच गया, वो नेक्स्ट ईयर यूज़ में आएगा, राइट। तो ये जो बच जाता है सामान 31 मार्च को, जो गुड्स, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। तो गुड्स रिमेन अनसोल्ड, यानी जो गुड्स बच जाता है अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज़ नोन एज ए स्टॉक और इन्वेंट्री, उसे हम स्टॉक और इन्वेंट्री नाम देते हैं, और ये हमारे लिए असेट है क्योंकि बच गया, ठीक है। परचेज तो एक्सपेंस है, पर ये असेट है, और असेट कौन से नेचर का अकाउंट होगा? रियल अकाउंट, राइट। जो असेट से रिलेटेड होता है अकाउंट, उसे हम रियल अकाउंट बोलते हैं। अब सर स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या फ़र्क है? स्टॉक का मतलब होता है ऐसा सामान जो रेडी टू सेल अवेलेबल है, यानी इसमें एक तो सेमी फिनिश गुड्स आएंगे। सेमी फिनिश गुड्स तो समझते हैं, जो थोड़े बन गए हैं और थोड़ा बनने बाकी हैं, इन्हें WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। प्लस इसमें बना बनाए गुड्स भी आएगा, फिनिश गुड्स, जो रेडी टू सेल है। तो ऐसे इन दोनों, अगर ये दो तरह का सामान आपके पास में है गोडाउन में 31 मार्च को, तो इन दोनों के टोटल को बोलेंगे स्टॉक, या तो WIP है या फिनिश गुड है या केवल फिनिश गुड्स है, तो इन दोनों में से ये दोनों हैं या तो कोई एक है, तो इनके टोटल को हम बोलते हैं स्टॉक। इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा शब्द है। इन्वेंट्री में 3 तरह का स्टॉक आता है, एक तो रॉ मटेरियल कच्चा सामान, प्लस WIP सेमी फिनिश गुड्स, और प्लस फिनिश गुड जो रेडी सेल के लिए अवेलेबल है पूरी तरीके से। तो अगर ये तीनों तरह का सामान बच जाता है ईयर के एंड में, आप मान लीजिए रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं, जैसे आप चमड़ा आप खरीदते हैं शूज़ बनाने के लिए, तो आपका लेदर भी बचा हुआ है 31 मार्च को थोड़ा बहुत, तो लेदर रॉ मटेरियल हुआ, फिर थोड़ा शूज़ बन गया, थोड़े शूज़ उस पर काम बाकी है, तो वो WIP हुआ, और जो शूज़ बन के तैयार में फिनिश शूज़ बोलते हैं। तो अगर ये तीनों तरह का स्टॉक है आपके गोडाउन में 31 मार्च को, तो इन तीनों के टोटल को बोलते हैं इन्वेंट्री, राइट। तो इन्वेंट्री एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें रॉ मटेरियल भी आएगा, WIP भी आएगा, और फिनिश गुड्स भी आएगा। और ये एक नॉमिनल अकाउंट नहीं है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, पर जो सामान नहीं बिक पाता है 31 मार्च को, गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उस गुड्स को हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं, और ये एसेट है हमारे लिए, तो ये रियल अकाउंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न, यानी जो सामान आपने खरीदा तो वापस लौटाया, तो परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल। परचेज रिटर्न भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है क्योंकि एक्सपेंस से रिलेटेड है। सेल्स रिटर्न मतलब जब बिका हुआ सामान वापस आता है तो उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं, और ये इनकम से रिलेटेड है, तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, राइट, क्योंकि सेल इनकम है, सेल्स रिटर्न इनकम को कम करेगा, तो इनकम से रिलेटेड है। एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, BR मतलब आप पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, जब हम क्रेडिटर्स को उधार सामान बेचते हैं तो हम उनसे एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेते हैं कि भैया कल को अगर वो किस डेट को हमें पैसे देंगे, तो जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे वो साइन करके देते हैं हमें कि ठीक है इतनी तारीख को वो हमें पैसा देंगे उधार का, तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को BR बोलते हैं। मेरे लिए BR है, जिसने मुझे दिया है उसके लिए बिल्स पेबल है।
कोई कल को मुकर गया, वो पीछे हट गया, तो मेरे पास क्या सबूत है? तो मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट पे लैंग्वेज ड्राफ्ट करा लेता हूँ कि इस दिन मैंने उसे सामान बेचा और इस दिन उसने मुझे या मेरे कहने पे किसी को पैसा देने का प्रॉमिस किया है। तो जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, इसे BR बोलते हैं। और उसके लिए BP है क्योंकि उसे पे करना है, जिसको मिलेगा पैसा उसके लिए BR है, बिल्स रिसीवेबल है, और उसके लिए तो BP है, लाइबिलिटी, उसे पे करना है। तो ये BR असेट है, राइट, और बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेटर्स को। BR रिप्रेजेंट कर रहा है डेटर्स को, जिससे पैसा मिलेगा। BP रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिटर्स को, जिससे पैसा देना है, राइट। तो ये कौन से नेचर के अकाउंट हुए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, क्योंकि पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पे जाके कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सर BR असेट भी है, क्योंकि हमें पैसे लेने हैं, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा। तो BR तो सर असेट है, बिल्कुल असेट है, बैलेंस शीट में आएगा, अभी आप पढ़ेंगे असेट होता है BR। तो सर ये रियल अकाउंट क्यों नहीं हो सकता? हमने तो ये पढ़ा है कि कोई भी अकाउंट जो असेट से रिलेटेड होगा वो रियल अकाउंट होगा। तो अब ध्यान से समझने, कन्फ्यूज़न दूर करने, पहली प्रेफरेंस हमेशा पर्सनल अकाउंट को देनी है। अगर कोई असेट पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में फॉल होगी तो वो रियल अकाउंट में नहीं आएगी। पहली प्रेफरेंस हमेशा आपको ये चेक करना है कि सभी असेट्स के लिए कि वो पर्सनल अकाउंट में फ़िट हो रही है या नहीं। अगर वो पर्सनल अकाउंट में फ़िट नहीं हो रही है तो रियल में आएगी। जो पर्सनल अकाउंट भी 3 कैटेगरी के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप, जिन्हें हम इंडिविजुअल बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में। एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसे लॉ की नज़र में जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होते हैं, राइट, जैसे बैंक, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, कॉलेज, स्कूल। एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे तो अगर आप देखें, मशीन भी एक असेट है, राइट, मशीन असेट है। तो क्या मशीन नेचुरल अकाउंट, नेचुरल पर्सन? नहीं सर, वो इसमें भी फॉल नहीं करी, वो किसी लॉ में भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो वो किस में आएगी? रियल में आएगी। पर जो BR है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटर को। हमें उस डेटर से पैसे लेने हैं, राइट, और डेटर क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा BR एंड BP। BP रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिटर को और BR रिप्रेजेंट कर रहा है डेटर को, राइट। तो हमेशा याद रखिए, कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत करिए। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो असेट भी है तो फिर ये रियल में आना चाहिए। नहीं, पहली प्रेफरेंस आपको पर्सनल अकाउंट को देनी है। अगर कोई असेट पर्सनल अकाउंट में फॉल हो गई तो ऑब्वियसली वो रियल अकाउंट में नहीं आएगी। ऐसे तो डेटर्स भी असेट होते हैं, डेटर्स समझते हैं, अभी बताया था, जिनको आप उधार सामान बेचते हैं, जिनसे आपको पैसा लेना है, वो डेटर्स होते हैं। तो फिर ये भी एसेट है, फिर ऐसे तो ये भी रियल हो जाएगा? नहीं, पहली प्रेफरेंस हमेशा पर्सनल अकाउंट को देनी। याद रखना है कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट में फिट हो रही है एसेट तो ऑब्वियसली वो रियल अकाउंट में नहीं आएगी। हाँ, अगर पर्सनल अकाउंट में फॉल नहीं कर रही है वो एसेट तो ऑटोमेटिकली वो रियल अकाउंट माना जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बिल्स रिसीवर BR और BP दोनों क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लाइव स्टॉक क्या है? अगर आपने कोई एनिमल खरीदा है बिजनेस पर्पज़ के लिए तो हम एनिमल अकाउंट नहीं लिखते, हम लाइव स्टॉक नाम देते हैं। जैसे अमूल एक डेयरी है तो उसमें काऊ बफेलो उसके लिए एसेट है, तो वो लाइव स्टॉक वर्ड यूज़ करेगी, राइट। जैसे डॉग खरीदे आपने, रात को फैक्ट्री में डॉग खरीदते हैं कई लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो बिजनेस पर्पज़ के लिए जब भी कोई एनिमल आप खरीदते हैं तो उन्हें हम एनिमल अकाउंट नहीं लिखते, हम बोलते हैं लाइव स्टॉक खरीदा है हमने, राइट। तो ये एसेट है हमारे लिए। अब कोर्स पहली प्रेफरेंस पर्सनल अकाउंट में, पर्सन तो हो ही नहीं सकते एनिमल, राइट, तो ऑटोमेटिकली रियल अकाउंट माना जाएगा। एसेट तो रियल अकाउंट में आती है। टाटा स्टील कंपनी, ये कंपनी है तो कंपनी किसी ना किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, राइट। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी अगर आप लीज पे लेते हैं तो उसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो ये एसेट की बात है तो किस में आएगी? रियल अकाउंट में आएगी। अब कई बच्चे को फ़र्क नहीं पता होता है कि रेंट और लीज़ में क्या फ़र्क है। जैसे कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेना या कोई प्रॉपर्टी लीज़ पे लेना। रेंट तो दोनों ही केस में देना पड़ता है, लीज़ पे लेंगे तो भी रेंट देना पड़ता है, अब मालिक थोड़ी बन जाते हैं रेंट तो। पर सर फिर फ़र्क क्या हुआ समझने। अगर आप एग्रीमेंट की हेडिंग, एग्रीमेंट होगा लैंडलॉर्ड आपके बीच में, तो उसमें रेंट एग्रीमेंट अगर हेडिंग है, रेंट एग्रीमेंट हेडिंग हो गई, उस एग्रीमेंट होगा ना कि क्या किस शर्तों पे आप ले रहे हैं, कितना किराया होगा, क्या लाइबिलिटी है आपकी, क्या प्रॉफिट्स हैं, सब। तो रेंट एग्रीमेंट हेडिंग है। तो रेंट एग्रीमेंट में एक तो होगा टीनेंट, किराएदार, और एक होगा लैंडलॉर्ड लॉ की लैंग्वेज में।
तो अगर प्रॉपर्टी आपने जो ली है उसमें रेंट एग्रीमेंट किया है अगर आपने, तो रेंट में क्या होगा, बेनिफिट्स टेनेंट की होंगी, पर नुकसान जो भी होगा उस प्रॉपर्टी को लैंडलॉर्ड को बियर करना होगा, बट आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई मकान रेंट पे लिया, आपने एडवांस दे दिया महीने का 20,000 रुपये, और आपने रूम देख लिया। अगले दिन आप आते हैं, रूम देखते हैं, जैसे आप गेट खोलते हैं गेट निकल के आपके हाथ में आ जाता है, डोर टूट जाती है, तो क्या आप ठीक कराएंगे? क्वेश्चन उठता है दरवाज़ा, नहीं, टेनेंट नहीं ठीक कराएगा, लैंडलॉर्ड को ही ठीक कराना होगा, क्योंकि इसमें टेनेंट की कोई गलती नहीं है। रेंट का मतलब होता है एंजॉय द बेनिफिट्स ओनली, कि आपने कोई रेंट दिया है और बेनिफिट एंजॉय करेंगे, लॉसेस जो भी होगा, नुकसान होगा, वो लैंडलॉर्ड को बियर करने होंगे। दूसरा एग्जांपल, आपने ओला उबर किराए पे ली, टैक्सी में आप बैठ गए, 2-3 किलोमीटर जाने के बाद ही गाड़ी ख़राब हो जाती है, इंजन ख़राब हो जाता है गाड़ी का, आप ठीक कराएंगे? नहीं सर, हम क्यों ठीक कराएंगे, क्योंकि हमने रेंट पे ली थी। समझ में आ रहा है? अगर आप कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं तो बेनिफिट्स आपके हैं, उसके लिए तो आपको पैसा देना होगा। हाँ, कोई नुकसान होता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो वो लैंडलॉर्ड ही बियर करेगा। पर अगर गलती से आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और लीज एग्रीमेंट करते हैं, लीज एग्रीमेंट हेडिंग होती है उसकी, तो इसमें 2 पार्टी होती हैं लॉ के अकॉर्डिंग, एक तो लेसर जो लीज पे दे रहा है प्रॉपर्टी, एक हो गया लेसी जो लीज पे ले रहा है, यानी इसे आप किराएदार बोल सकते हैं लेसी को, और इसे मकान मालिक बोल सकते हैं लेसर को। तो अगर लीज एग्रीमेंट हेडिंग डाल दी, राइट, तो जो भी नुकसान होगा वो भी लेसी का होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी लेसी का होगा। यानी इसमें एक तरह से डीम्ड ऑनरशिप मान लेते हैं। आपको डीम्ड ऑनर मतलब मान लिया जाएगा कि आप ही ऑनर हैं, किराएदार को ही ऑनर मान लिया जाएगा, और जो भी नुकसान है प्रॉपर्टी के वो भी आपको ही बियर करने पड़ेंगे, और जो फ़ायदे हैं वो भी किराएदार को ही बियर करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक फ़र्क होता है रेंट और लीज़ में, कि रेंट में केवल बेनिफिट्स टेनेंट के होंगे, जो भी लॉसेज हैं, वो नुकसान है, वो लैंडलॉर्ड बियर करेगा, जबकि लीज में लॉसेस बेनिफिट बोथ आर बिलोंग्स टू लेसी, वो लेसी के होंगे, किराएदार के माने जाएंगे। और दूसरा डिफरेंस भी हो सकता है, रेंट शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, लीज लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, पर मेन डिफरेंस ये है जो आपने अभी समझा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप लीज पे लेते हैं तो उसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। 10 साल के लिए, 5 साल के लिए लीज पे ली, तो जितने टाइम के लिए आपने लीज पे ली उतने टाइम तक वो आपकी असेट है, आपको ही डीम्ड ऑनर माना जाएगा। डीम मतलब अज्यूम किया जाएगा आप ही ऑनर है, तो ये असेट है, प्रॉपर्टी तो असेट है, तो ये कौन सी नेचर का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। एक्रूड कमीशन, एक्रूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को का काम कर दिया और मुझे उससे 2 लाख रुपए लेने हैं, पर उसने अभी तक दिए नहीं हैं, ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इसे ऐसे ही बोलते हैं, अर्न बट नॉट रिसीव। अर्न काम तो कर दिया, कमा तो नहीं, बट नॉट रिसीव्ड, तो इसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो अभी मेरे लिए एसेट है, राइट, मुझे उस बंदे से पैसे लेने हैं, तो आपने एसेट का मतलब क्या पढ़ा था, एनी वैल्यूएबल रिसोर्स विच जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, तो उसे एसेट बोलते हैं। तो ये एसेट है एक्रूड इनकम, मुझे उससे लेना है पैसा, मेरे लिए एसेट है। अब असेट तो सर रियल आपने पढ़ा था रियल अकाउंट होता है, नहीं, पर आपने पढ़ा था पहली प्रेफरेंस हमेशा पर्सनल अकाउंट को देनी है। अगर कोई असेट पर्सनल अकाउंट में फॉल हो गई तो वो ऑटोमेटिकली रियल में नहीं आएगी। तो ये एक्रूड इनकम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसा मुझे उस आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिजनेस में जिससे पैसा लेना है। जैसे मैंने मिस्टर ए का काम कर दिया था 2 लाख रुपए का, पर इसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो ये एक्रूड इनकम इस मिस्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है मेरे बिजनेस में कि मुझे इससे पैसा लेना है। तो ये कौन से नेचर का अकाउंट हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट में नहीं आएगा, राइट। तो एक्रूड इनकम भी कौन से नेचर का अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको किसी ने पहले ही किराया दे दिया, और अनर्ड कमीशन, ठीक है, अनर्ड कमीशन मतलब अनअर्ड, काम तो नहीं किया पर पहले ही पैसा मिल गया, तो इसे रेंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं, अनर्ड इनकम भी बोलते हैं। तो अब ये आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि अगर आपने सामने वाले का काम नहीं किया तो ये कमीशन का पैसा उसे लौटाना होगा, राइट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों अकाउंट आपके बिजनेस में जिसने आपको एडवांस दिया है, राइट। तो ये कौन से नेचर का हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, तो इसे आप बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स अकाउंट तो पहले भी आया था, ड्राइंग्स अकाउंट ऑनर को रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में, कि ऑनर जो पैसा निकाल के लिए जाता है पर्सनल पर्पस के लिए, और कोई असेट निकाल के लिए जाता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, तो ये ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन से नेचर का हुआ, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हुआ।
ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, ये सब इंटेंजिबल एसेट है। ये एक राइट है जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। तो ये इंटेंजिबल एसेट है, तो एसेट से रिलेटेड अकाउंट है, तो कौन से नेचर का होगा ये बताइए जल्दी। रियल अकाउंट, राइट, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट में तो फॉल नहीं करेगा। इनकम टैक्स और जीएसटी पेबल अकाउंट, आपने इनकम टैक्स जमा नहीं कराया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपने पेमेंट नहीं किया, तो ये लाइबिलिटी है आपके लिए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, जिससे आपको पैसा देना है, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो आपको अकाउंट पहचानना आ ही गया, राइट। तो यहाँ तक आपने ये पहचान लिया कि अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे पता चलता है ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। अब अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कौन सी नेचर का अकाउंट है, तो जिस बुक्स में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसे अकाउंट में बोलते हैं जर्नल बुक, जर्नल, राइट। जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन इनिशियल लेवल पे रिकॉर्ड किए जाते हैं बिजनेस में, तो उस फर्स्ट स्टेप को हम जर्नल बोलते हैं, उस बुक को हम जर्नल बोलते हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसका फॉर्मेट होता है, क्योंकि अकाउंट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, तो डेट होता है का कॉलम होता है एक, तो इसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं कि भाई इनकम हुई है, एक्सपेंस है, कोई पर्सन से सामान खरीदा है, किसी को बेचा, एटसेट्रा, ठीक है। एक होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब जहाँ पे इस पर्सन का अकाउंट बनाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप एक ही आदमी से 100 महीने में 20 बार सामान खरीदते हो, तो उसकी एक समरी बनाई जाएगी पेज पे लास्ट में कि भैया हमने उस पर्सन से कितना सामान खरीदा। तो वो जो समरी बनाई जाएगी जिस पेज पे उस अकाउंट की समरी होगी, एक ही पर अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखा जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं लेजर फोलियो। क्योंकि जनरल में तो डेट वाइज होगा, आपको पेजेस पलट पलट के पूछने होंगे, मालिक आपसे पूछ ले कि बताओ इस आदमी से हमने कितनी बार सामान खरीदा, तो आप पेजेस पलटेंगे। आजकल तो ऑल्दो कंप्यूटर पे मेंटेन होती है अकाउंटिंग, पहले फिजिकल होती थी, पेजेस पलट पलट के देखना पड़ता था कि भैया 1 तारीख को इससे इतना सामान खरीदा, फिर 3 तारीख को इतना खरीदा, फिर 5 तारीख को इतना। तो फिर आप क्या करेंगे, इससे बचने के लिए, इस प्रोसेस से बचने के लिए इस पर्सन का एक अलग अकाउंट बनाएंगे एक अलग जगह, जिसे आप लेजर बोलते हैं, जहाँ समरी होगी कि भैया इस आदमी से ड्यूरिंग द मंथ इतना सामान खरीदा गया, उसे लेजर फोलियो बोलते हैं। उस बुक को, उस पेज नंबर, उसका पेज नंबर यहाँ पे आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 50 पेज नंबर पे बनाया है, तो मैं 50 पेज नंबर मेंशन होगा, पर ये आपके लिए ब्लैंक ही रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अब इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, क्योंकि आजकल सारी अकाउंटिंग कंप्यूटर पे होती है। तो लेजर फोलियो का कॉलम ब्लैंक ही रहता है, इसमें कोई पेज नंबर अब नहीं लिखा जाता। एक होगा डेबिट अमाउंट और एक होगा क्रेडिट अकाउंट अमाउंट, क्योंकि अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। तो एक अमाउंट डेबिट होता है, एक अमाउंट क्रेडिट होता है, तो वो हमें सीखना है अभी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये तो फॉर्मेट होता है जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो ब्लैंक ही रहेगा, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डीआर की फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकॉर्ड, सीआर की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करना, क्रेडिट रिकॉर्ड। अब हमें रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है, किन बेसिस पे पता चलता है कि कब किसे डेबिट करना है और कब किसे क्रेडिट करना है। तो इसके लिए पहले आपको अकाउंट पहचाने आने चाहिए, जो आपने सीख ली कि कैसे पता चलता है पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट तो हमने पता कर ही दिया, ऐसा कोई भी अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होता है उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सन 3 तरह के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन जिसे इंडिविजुअल बोला जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी लॉ से गवर्न होता है, किसी लॉ में रजिस्टर्ड होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में, ठीक है। फिर एक होते हैं रियल अकाउंट जो असेट से रिलेटेड होते हैं, वो रियल अकाउंट। एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट जो किसी इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस बताते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इनको रिकॉर्ड करने के रूल्स बनाए गए हैं अकाउंट्स में कि किस बेसिस पे आप इनके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस में, राइट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होगा, इन्हें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि सबसे पहले यही बने थे डबल एंट्री सिस्टम में। लुका पैसियोली जो इटालियन पर्सन था, उसने, मैं जब अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो डुअल बेसिस पे अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, तो उसने रूल्स बनाए थे कि हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन द बुक्स इन द जर्नल, किस बेसिस पे आप रिकॉर्ड करेंगे। तो उसने कुछ नियम बनाए, ठीक है। तो इन नियमों को हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग।
तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, जो आपने पर्सनल अकाउंट पढ़ा कि कैसे पहचानते हैं पर्सनल अकाउंट, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को तो डेबिट करिए जिससे आप पाने वाला, और क्रेडिट द गिवर, और जो देने वाला है उसे क्रेडिट करिए। ये रूल है। अभी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे जब एंट्रीज करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करिए, और क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करिए। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ इंडिया मतलब व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ आएगी बिजनेस में उसे ऐड करिए। कम्स इन, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, और जो चीज़ जाएगी उसे क्रेडिट करिए। व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, यानी जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट करिए, जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट करिए। ये रियल अकाउंट का रूल है। लास्ट में नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऐसा, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। ये रूल है, इन्हें बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले इसके लिए हमें अकाउंट्स का नेचर देखना होगा कि कौन सा अकाउंट है वो, यानी अगर आपको गोल्डन रूल अकाउंटिंग लगाने हैं तो सबसे पहले तो आपको अकाउंट का नेचर पहचानना आना चाहिए कि वो किस तरह का अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट है तो रूल लगेगा व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट करेंगे, और व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। और अगर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। ये रूल होते हैं अकाउंटिंग के, राइट। अब इन्हें हम समझ लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ये तो आपने जर्नल का फॉर्मेट पढ़ लिया कि डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, जहाँ पे आप समरी बनाएंगे इस अकाउंट की, वो ये तो ब्लैंक रहता है आजकल क्योंकि सारी अकाउंटिंग कंप्यूटर पे होती है, तो पेज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, शॉर्ट में बोलते हैं डेबिट, DR को मतलब फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकॉर्ड, और इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रिकॉर्ड। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल, आपको इनको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। अप्रैल 2025, अप्रैल 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राम ने पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब भी देखिए अकाउंटिंग करेंगे आप, अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। अकाउंटिंग कहती है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, जिसमें या तो पैसा आएगा या जाएगा, ऐसा कोई भी काम करना बिजनेस में जिससे कैश आएगा या जाएगा, उन्हें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। घर के ट्रांजेक्शन तो नहीं रिकॉर्ड होते, पर्सनल ट्रांजेक्शन को तो आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते, केवल बिजनेस के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। अकाउंटिंग को बोलती है कि एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी रिकॉर्ड करते समय। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो कैश आ रहा है बिजनेस में, देखिए राइट, और ऑनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। आप पढ़ चुके हैं ऑनर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, कोई असेट लगाता है, कैश लगाता है बिजनेस में, तो आप उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए, धीरे धीरे आपको पहचानना आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने ये तो पहचान लिया कि एक तो इसमें कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि ऑनर जो पैसा लाता है सर उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और कैश आ रहा है बिजनेस में, राइट। तो अब ये आपने दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए। अब अपने माइंड में सोचना ही आप कि कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, कैश। तो पहले अब आपको पहचाना है नेचर ऑफ अकाउंट कि कौन से नेचर का अकाउंट है। कैपिटल कौन से नेचर का है आपने पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो देने वाला उसे क्रेडिट करना है, राइट। तो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा क्योंकि देने वाला ऑनर है, तो ऑनर का हम नाम नहीं लिख सकते। ऑनर अपने नाम से बिजनेस में अकाउंट नहीं खोल सकता, उसके दो नाम होते हैं, कैपिटल और ड्राइंग, जो ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा, यहाँ तो समझ में आ गया। कैश कौन सी नेचर का अकाउंट है सर, कैश रियल अकाउंट है, राइट, क्योंकि असेट है रियल अकाउंट, असेट से रिलेटेड है कैश। तो असेट का क्या, रियल अकाउंट का क्या रूल है, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। जो चीज़ बिजनेस में आ रही है डेबिट करिए और जो चीज़ जा रही है क्रेडिट करिए। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट पहचानेंगे। सबसे पहले तो ये पहचानेंगे उस एंट्री में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, फिर उनका नेचर क्या है, उन नेचर के अकॉर्डिंग एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा आ रहा है बिजनेस में, राइट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट, दो डबल एंट्री सिस्टम पूरा हुआ। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, लॉजिक बता दिया, कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिटेड जो चीज़ आ रही है बिजनेस में डेबिट करेंगे,
और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैपिटल तो खैर पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ऑनर गिवर है, पर ऑनर अपने नाम से अपना अकाउंट नहीं खोल सकता बिजनेस में, उसके दो नाम होते हैं कैपिटल और ड्राइंग। तो कैपिटल दे रहा है ऑनर, जो गिवर को क्रेडिट कर दिया। सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। अब आपको दिमाग पे लगाना है कि कौन से अकाउंट इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो कैश अफेक्ट हो रहा है, पैसा जा रहा है जब हम सामान खरीदते हैं, और परचेज गुड्स आ रहे हैं। गुड्स को हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, जो डे टू डे का सामान आप बेचने के लिए यूज़ करने के लिए खरीदते हैं या बेचने के लिए खरीदते हैं, उसे परचेज बोलते हैं। तो परचेज कौन से नेचर का अकाउंट हुआ है सर, नॉमिनल, क्योंकि खर्चा है परचेज। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये तो डेबिट हो जाएगा, राइट। और कैश जाएगा, कैश कौन से नेचर का अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, जो चीज़ आती है डेबिट करिए, और व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, जो चीज़ जाती है उसे क्रेडिट करिए। तो कैश जाएगा हमारे पास से, इससे क्रेडिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंस है, इससे डेबिट करेंगे। और कैश असेट है, सॉरी रियल अकाउंट है, क्योंकि हमारे रियल अकाउंट का रूल क्या है, जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे, तो कैश जा रहा है इससे क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण 52,000। देखिए जब नाम आता है अकाउंट में तो हमेशा एज्यूम किया जाता है कि हमने उधार खरीदा होगा, क्योंकि हमें ये बता नहीं रखा कि हमने तरुण को इसको कैश में पेमेंट करके सामान खरीदा है या उधार खरीदा है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है और नाम आ रहा है तो हम हमेशा क्रेडिट पे एज्यूम करेंगे, क्रेडिट मतलब उधार मानेंगे उस ट्रांजेक्शन को। तो इसमें कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेज, सामान आ रहा है तो परचेज, और तरुण, दो अकाउंट हो गए, राइट। तो परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, तो परचेज को तो डेबिट कर देंगे, राइट। और तरुण हमारे लिए क्या बन जाएगा, तरुण कौन से नेचर का अकाउंट है, तरुण एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है, नाम है, तो ठीक है। तो पर्सनल नेचर के अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो तरुण देने वाला है तो तरुण को हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। परचेज तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और एक्सपेंसेस से डेबिट कर दिया। तरुण कौन से नेचर का अकाउंट है, पर्सनल, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो तरुण देने वाला है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू रमेश 60,000। तो इसमें कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो रमेश, और गुड्स बेच रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं। और देखिए नाम आ रहा है, जब भी नाम आए और क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा मानेंगे उधार है, तो हम माना जाएगा हमने रमेश को उधार सामान बेचा है। तो रमेश को बेचा है तो रमेश पाने वाला है, तो क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट है रमेश, डेबिट द रिसीवर। तो रमेश पाने वाला है तो रमेश को तो डेबिट करेंगे। और सेल है, बेचना सेल है, सेल हमारे लिए क्या है, इनकम। तो इनकम कौन से नेचर का अकाउंट हो गया, नॉमिनल। इनकम प्रॉफिट बताएगा तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो सेल हमारे लिए इनकम है, इससे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश पाने वाला इसे डेबिट कर देंगे, और सेल इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, बॉट मशीनरी फॉर कैश 80,000। तो कौन से दो अकाउंट होंगे, एक तो मशीन अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो मशीन खरीद रहे हैं और पैसा जा रहा है, राइट। तो मशीन कौन से नेचर का है, रियल अकाउंट है, और कैश भी असेट है, ये भी रियल अकाउंट है, राइट। दोनों अकाउंट असेट है से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट। तो मशीन क्या एंट्री होगी, रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आ रहा है उसे डेबिट करिए, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, राइट। तो मशीन आएगी बिजनेस में तो इसे डेबिट करेंगे, और पैसा जाएगा इससे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास ये आ रही है मशीन तो डेबिट कर देंगे, और कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर देंगे, राइट। पेड रेंट, रेंट आपने पे किया, तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो रेंट और कैश जाएगा, राइट। तो रेंट पे करना हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस के अकाउंट कौन से नेचर के होते हैं, नॉमिनल नेचर के। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट करिए सारे एक्सपेंस लॉसेस को, और प्रॉफिट को क्रेडिट करिए। तो रेंट तो एक्सपेंस से डेबिट होगा, और कैश जा रहा है, कैश कौन से नेचर का अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, अगर कोई चीज़ आती है तो डेबिट करिए, और कोई चीज़ जाती है तो क्रेडिट करिए। तो कैश जाएगा इससे क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करते हैं, और कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, तो अगर आता है रियल कोई एसेट आती है तो डेबिट, और जा रही है तो क्रेडिट कर दी। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव हुआ है तो इनकम है, राइट।
और पैसा आएगा, कैश आएगा, तो कैश तो रियल अकाउंट है, तो क्या रूल है अकाउंट का, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, तो कैश को तो डेबिट करेंगे। और इनकम है, इनकम कौन से नेचर का अकाउंट हुआ, नॉमिनल, राइट। इनकम प्रॉफिट लॉस के अकाउंट नॉमिनल नेचर के होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। तो ये इनकम है, रिसीव हो रहा है, तो प्रॉफिट को तो क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, राइट। और कमीशन रिसीव इनकम है, इसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम है, बहुत पहले से चल रहा है, इसे इन्हें गोल्डन रूल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इसमें गोल्डन रूल अकाउंटिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपको नेचर ऑफ अकाउंट देखना पड़ता है कि वो कौन सा ट्रांजेक्शन कौन से नेचर ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। अगर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है। अगर रियल अकाउंट है तो व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिट होंगे और ऑल इनकम प्रॉफिट और गेन आर क्रेडिटेड होंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा। फिर भी कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।